नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। कुलवंती अपनी छोटी बहन रमा के यहाँ कुछ दिन रहने आई थी, परंतु रमा द्वारा अपनी बहू को हमेशा रोकना टोकना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने अपनी बहन को टोकते हुए कहा, देख रमा, मोह उतना ही करना चाहिए जितना सब्जी में नमक। जिस तरह सादी रोटी बेस्वाद लगती है, खाई नहीं जाती, उसी तरह मोह के बिना संसार अच्छा नहीं लगता। अगर मोह ना होता तो शायद कोई माँ अपनी संतान को पाल नहीं पाती। गंदगी गीले में पड़ा बच्चा माँ को गलाने का आभास नहीं कराता, बल्कि वह धो पोंछ कर उसे छाती से लगा लेती है। लेकिन यह तब तक ही सही है जब तक बच्चा कुछ कर नहीं सकता, न बोल सकता है। तुम्हारी ममता की तरह थोड़े ना है। जब बेटा अपने परिवार को पालने लायक हो गया और फिर भी तुम उसकी थाली में एक एक रोटी का हिसाब रख रही हो तो मुझे कई बार ऐसा ही लगता है कि तुम बहू को बेवजह टोकती रहती हो, जबकि वह अपना काम बहुत ही सलीके से करती है। परंतु पता नहीं क्यों तुम्हारी आदत सी बनी हुई है कि बहू को दो चार सुनाए बगैर तुम्हारा खाना हजम नहीं होता। तुम्हारा बेटा ऑफिस से लौट कर आता है तो तुम बहू को आवाज़ लगाती हो, बहू विनोद को पानी दे दो। क्या बहू को इतनी समझ नहीं है कि उसका पति काम से लौटा है तो वह उसे चाय पानी बना कर दे। वंदना बहू बहुत समझदार है, तुम्हारे कहने की ज़रूरत नहीं है, परंतु तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कहना जरूरी है, तुम्हें हर बात में टांग अड़ाना जरूरी है। मानती हूँ तुम्हें अपने बेटे की फिक्र है, परंतु वंदना उसकी पत्नी है, उसे उसकी ज़्यादा फिक्र है। कल जब बहू की सेहत ठीक नहीं थी, विनोद ऑफिस से लौटा तो उसने स्वयं ही गिलास पानी लेकर क्या पी लिया, तुमने पूरा घर ही सिर पर उठा लिया। क्या हो जाएगा यदि वह स्वयं कुछ कर लेगा? क्या उसे अपना काम करना नहीं आना चाहिए? तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारा बेटा अपाहिज बनकर जिए? जरा सी बात के लिए तुम्हारा या पत्नी का मुंह देखे। रमा बोली, दीदी, विनोद घर गृहस्थी वाला हो गया है, अब तक मैंने ही तो सब कुछ किया है। माँ हूँ मैं, उसकी फिक्र ही तो करती हूँ, इसमें बुराई क्या है? माँ को अपने बेटे की चिंता नहीं होगी तो फिर किसे होगी? क्या हमारे बच्चे बिना प्यार के पल गए? रात रात भर जाकर हमने क्या बच्चों की सेवा नहीं की? कुलवंती बोली, रमा, वह सेवा उस पल की ज़रूरत थी, इस पल की नहीं। प्यार को प्यार ही रहने दो, अपने गले की फांसी मत बना लो। फांसी का फंदा बेटे के गले में पड़ा है, एक तरफ से तुम खींच रही हो और दूसरी तरफ से बहू। उधर तुम्हारा फंदा कसता है, उधर तुम्हारे बेटे का भी दम घुटता है। तुम्हारी तरफ जरा सा झुकता है तो बहू रस्सी खींच लेती। अब तुम ही बताओ, बेटा बेचारा क्या करे? रमा ने कुलवंती के पास आकर धीरे से कान में पूछा, बहू ने कुछ कहा क्या, या फिर विनोद ने कुछ कहा क्या? उन्हें मेरी रोका टोकी पसंद नहीं। कुलवंती बोली, अरे नहीं रमा, बच्चों ने कुछ नहीं कहा, तुम बात को समझना नहीं तो चाहती नहीं हो, इधर उधर के पचड़े में पड़ने लगती हो। मैं जो देख रही हूँ उसी आधार पर कह रही हूँ। कल तुम वंदना से किस बात पर उलझ रही थी, याद है तुम्हें? रमा बोली, मैं कब उलझी? वंदना को मुझसे पूछकर काम करना चाहिए, बहू है, अभी से अपनी मर्जी क्यों चलाती? क्या मेरी कोई हैसियत ही नहीं है? कल आप आई थी और उसने सब सब्जियां बना दी जो आपके पसंद की नहीं। मुझसे पूछ लेती तो मैं आपकी पसंद का खाना बनवाती। मुझे पता है आपको बेसन का हलवा पसंद है, परंतु उसने सूजी का बना कर रख दिया। अब आप ही बताइए, मैंने उसे 2 फटकार लगा दी तो क्या बुरा किया? कुलवंती जी बोली, क्यों पूछ लेती? क्या जरा सी बात तुमसे पूछना ज़रूरी है? अरे वही 4-5 दालें हैं और वही 4-6 मौसम की सब्जियां। यह सब्जी ना बनी वह बन गई, दाल में टमाटर का तड़का न लगाया, प्याज और जीरे का लगा दिया तो इसमें कौन सा आफत आ गई? मैं हमेशा अपनी पसंद का खाना खाती हूँ, एक दिन तुम सबकी पसंद का खा लिया तो क्या हो गया? परंतु तुमने तो मेरा भी लिहाज नहीं किया, मेरे सामने ही बहू को भला बुरा कहने लगी। क्या वह हमारी बेटी जैसी नहीं है जिसे तुमने इतना सब बिना वजह सुनाया? तुम्हें तो प्रकृति का शुक्रगुजार होना चाहिए कि बैठे बिठाए इतना अच्छा खाना मिल जाता है। क्या सारी उम्र काम करके तुम थक नहीं गई? अभी भी हड्डियों में इतना दम है क्या जो सब कर पाओ? एक तरफ तो
कहती हो कि तुमसे काम नहीं होता, दूसरी तरफ किसी का किया तुमसे सहा नहीं जाता। आखिर चाहती क्या हो तुम तो अपनी ही दुश्मन आप बन रही हो। क्या कमी है तुम्हारे घर में? इतना आज्ञाकारी बेटा है, समझदार बहू है, कितनी कुशलता से सारा घर संभाल रही है, तुम्हारे नाते रिश्तेदार का भी पूरा ध्यान रखती है। कल सारा दिन वह मेरे ही आगे पीछे डोलती रही, मौसी यह मौसी वह। मैंने उसे एक पल के लिए भी आराम करते नहीं देखा और तुमने डिनर करते समय उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तुम क्यों बच्चों की आवश्यकता बनकर जीना चाहती हो? ठाठ से क्यों नहीं रहती हो? यह घर तुम्हारा है और तुम मालकिन हो। बच्चों से थोड़ी सी दूरी रखना सीखो। बेटा बाहर से आया तो जाने दो उसे उसके कमरे में। तुम क्यों अपने पास बैठा कर रखना चाहती हो? तुम क्यों ताक झाक करती हो कि बेटा बहू के लिए समोसे, कचौरी, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर क्या लाया है? हमें क्या लेना देना जब हमें यह सब चीज़ें पचती ही नहीं। यह उनकी गृहस्थी है, उन्हें इसमें रमने दो। बहू को तरह तरह के व्यंजन बनाने का शौक है तो करने दो उसे नए नए प्रयोग। तुम बैठी बस खाओ, पसंद ना भी आए तो भी प्रशंसा करो। रमा जी अपनी बड़ी बहन की बातों पर चिढ़ते हुए बोली, सब गुड़ गोबर कर दे तो भी प्रशंसा करूं। जब वह खुद खाएगी तो क्या उसे पता नहीं चलेगा? कुलवंती बोली, अच्छा नहीं बनेगा तो अपने आप सुधारेगी ना। यह उसके पति का घर है और इस घर में एक कोना उसे ऐसा जरूर मिलना चाहिए जहां वह खुलकर जी सके, मन चाहा कर सके। रमा जी फिर से गरूर में भरकर बोली, क्यों मन चाहा करने दूं? लगाम खींच कर नहीं रखूंगी तो मेरी क्या औकात रह जाएगी घर में? बहू अपनी इच्छा से ही करती रहेगी तो मेरे हाथ में क्या रहेगा? कुलवंती उसे फिर से समझाते हुए बोली, अपने हाथ में क्या चाहिए तुम्हें, जरा समझाओ। बच्चों का खाना पीना या ओढ़ना बिछाना? वंदना पढ़ी लिखी समझदार लड़की, घर संभालती है, तुम्हारी देखभाल करती है। तुम जिस तरह बात बात पर तुनकती हो उस पर भी वह कुछ नहीं कहती। क्या सब तुम्हारे अधिकार में नहीं है? कैसा अधिकार चाहिए तुम्हें, समझाओ मुझे। तुम्हारी उम्र 55 वर्ष हो गई, तुमने इतने वर्ष यह घर अपनी मर्जी से संभाला, किसी ने रोका तो नहीं ना? अब बहू आई है तो उसे भी अपनी मर्जी से करने दो। अगर घर को नई तरीके से सजा लेगी तो तुम्हारा अधिकार छिन जाएगा क्या? कुशन सूती नहीं रेशमी ले आएगी तो क्या? तुमसे तो कुछ मांगेगी नहीं ना? तुम कसकर अपने बेटे को पकड़ रही हो। अपनी ममता को इतना तंग और संकुचित मत होने दो रमा कि बेटे का ही दम घुट जाए। तुम तो दोनों की माँ हो, इतनी तंग दिल मत बनो कि बच्चे तुम्हारी ममता का पिंजरा तोड़कर उड़ जाएं। फिर बनाती रहना बुढ़ापे में 56 भोग, करती रहना घर की सफाई। क्या इस उम्र में तुम यह सब कर पाओगी? बड़ी हो तुम, बड़ों की तरह व्यवहार करो। तुम तो बहू के साथ किसी स्पर्धा में लग रही हो, जैसे दौड़ दौड़ कर मुकाबला कर रही हो कि देखो भला कौन जीतता है, तुम या मैं। बात बात में उसे कोसो मत, वरना बहू अपना हाथ खींच लेगी, अपना चाह भी नहीं करेगी। तुमसे होगा नहीं, अच्छा भला घर बिगड़ जाएगा। फिर मत कहना बहू घर नहीं देखती। वह नौकरानी तो है नहीं जो मात्र तुम्हारा हुक्म बजाती रहेगी, यह उसका भी घर है। तुम ही बताओ, अगर तुम्हें अपना घर इस घर में नहीं मिला तो क्या कहीं और अपना घर ढूंढने जाएगी वह? संभल जाओ रमा, वंदना का घर कहाँ है जरा बताओ मुझे। बहू पति के घर को अपना ना समझे तो फिर कहाँ जाए? वहाँ पर भी हर समय सास का राज रहे तो बहू बेचारी क्या करे? रमा, तुम्हारी सास ने तुम्हें घर दिया होगा, तभी तो तुम घरवाली हुई थी। अब तुम भी अपनी बहू को उसका घर दो ताकि वह भी अपने गुणों से घर को सजा सके। कुलवंती अपनी छोटी बहन रमा के यहाँ सप्ताह भर रही, उसे गृहस्थी के कायदे कानून समझाती रही, परंतु रमा अपनी बड़ी बहन की बातों को एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। रमा जी कभी समझ ही नहीं पाई कि अधिकारों का पदार्पण जरूरी है। कल तक वह बहू थी, आज सास है, तो बहू को उसके अधिकार देना उचित है। कुलवंती जी अपनी छोटी बहन रमा को समझाकर अपने घर वापस लौट गई। कुलवंती जी का अपना परिवार बहुत सुखी है, 2 बेटे और बहुएं हैं, पोते पोतियों से भरपूर परिवार है। कुलवंती जी अपने दायरे को सीमित रखती, भजन कीर्तन में मन लगाती, थोड़ी बहुत सहायता बहुओं के काम में भी कर देती, परंतु उनकी पर्सनल लाइफ में व्यर्थ की दखल अंदाजी नहीं करती। परंतु रमा समझ नहीं पाई, वह समझना भी नहीं चाहती। शायद उसे प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है कि उन्हें अपने सिवा किसी और का किया काम पसंद ही नहीं आता। रमा जी को अपना मान सम्मान बहुत प्यारा है, परंतु बहू को तो 2 मिनट से पहले अपमानित कर देती। पता नहीं क्यों बहू रूपी पराया खून वह अपनाना ही नहीं चाहती। यह शाश्वत सत्य है कि बहू का खून होता ही पराया है। कुछ वर्ष ऐसे ही बीते। कुलवंती जी फिर से रमा के घर आई, लगभग 9 वर्ष बाद।
उनकी अनुभवी नज़रों से कुछ भी छिपा नहीं। आज वंदना ने चाय नाश्ता परोसा, खाना भी परोसा, मगर पहले जैसा उत्साह नहीं था। वंदना अनमनी सी रही। रात खाने में क्या बनाना है? वंदना बोली, अभी बता दीजिए, आज शाम को मुझे किट्टी पार्टी में जाना है, देर हो जाएगी, इसीलिए अभी तैयारी कर देती हूँ। रमा बोली, आज किट्टी रहने दो, तुम्हारी मौसी क्या सोचेगी? वंदना ने निरस्तापूर्वक जवाब दिया, आप तो हैं ही, मेरी क्या ज़रूरत है, समय पर आपको खाना मिल ही जाएगा। वंदना के स्वभाव में बदतमीजी सी आ गई थी। शायद यह रमा की बेवजह टोका टोकी का ही नतीजा था। नहीं तो पिछली बार जब कुलवंती आई थी तो वंदना ने उनका कितना अच्छे से ध्यान रखा था। दिन भर मौसी जी करती हुई उनके आगे पीछे घूमती रहती थी, परंतु अब तो उसे मेहमानों से कोई मतलब ही नहीं। रमा मन ही मन बड़बड़ाने लगी, अच्छा ही तो है, मैं चाहती भी नहीं कि मेरे रिश्तेदारों से बहू कोई मेल जोल रखे। मेरा सारा घर गंदगी से भरा है, ड्राइंग रूम गंदा, रसोई गंदी, आंगन गंदा, यहाँ तक कि मेरा कमरा भी गंदा, तकियों में से सीलन की बदबू आ रही। रमा बोली, देखो दीदी, मैंने वंदना से कहा था कि तकियों के कवर बदल दे, तुम्हारी मौसी आ रही, उसने बदले ही नहीं। शर्म आ रही है मुझे, अब आपको कहाँ बिठाऊँ? हर तरफ तो जाले लटक रहे, मेज़ पर मिट्टी ही मिट्टी, कल की बरसात का पानी भी बरामदे में भरा है और वंदना को घर से भागने की पड़ी। आप ही बताओ, क्या मुझसे इस उम्र में यह सब होगा? कुलवंती सोचने लगी, यह घर वही है, मगर घर में जैसे खुशियां नहीं बसती, पेट भरना ही प्रसन्न नहीं होता, पेट से होकर दिल तक जाने वाला रास्ता कहीं नजर नहीं आता। कुलवंती बोली, रमा, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अपने आप को बदलो। रमा चश्मा साफ करते हुए बोली, तो दीदी, क्या जाले मिट्टी साफ करना मेरा काम है? कुलवंती ने कहा, ये जाले तुमने स्वयं लगाए। रमा, इसमें बहू का कोई दोष नहीं है, उसका मन ही मर चुका है, उसकी इच्छा ही नहीं होती होगी। अब यह घर उसका थोड़े ही है जिसमें वह अपनी जानमारी करे। सच पूछो तो उसका घर कहीं नहीं है। बेटा तुमसे बंधा है, तुमसे पूछे बगैर कहीं नहीं जा सकता, और अपना घर तुमने बहू को कभी दिया नहीं। मैंने तुम्हें समझाया था ना, एक दिन तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा। आज तुमसे होता नहीं और बहू अपना चाह भी नहीं करती। मन मन की बात है, तुम अपने मन का करती रही, बहू अपने मन का करती रही, यही तो होना ही था। रमा गहरी पीड़ा और उदासी से उभर आई। वह मन ही मन सोचने लगी, मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी? अपना ही घर तो कसकर पकड़ा था। आज रमा की समझ में आ चुका था कि कुलवंती बहन उसे जो समझाना चाह रही थी वह बिल्कुल सही था। तभी रमा ने अपनी बहू को अपने पास बुलाया और घर की सारी जिम्मेदारियां बहू को सौंपते हुए अपने आप को घर की सभी जिम्मेदारियों से स्वतंत्र कर लिया और बहू वंदना को आशीर्वाद देते हुए अपनी इच्छा से घर चलाने की स्वतंत्रता दे दी। बहू वंदना ने अपनी सास और मौसी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तभी किसी बात को लेकर तीनों आपस में खिलखिलाकर हंसती। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।